आए हैं कुछ और नए विषय जो कि एनसीईआरटी का निचोड़ है और सीटेट में आपको बहुत ही पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सीटेट जो अब चल रहा है सीबीटी, इसके तहत आपको बहुत ही काम आने वाले प्रश्न हैं। तो आरंभिक इतिहास के कुछ प्रमाण जो कि इस तरह है। ये जो इनाम गांव है, इनाम गांव यह आरंभिक मानव की एक नागरिकता वाला शहर रहा है और मातृ देवी की लघु मूर्ति यहाँ यहाँ पर मिली है। और सांड की मिट्टी से बनी मृण मूर्ति यानी मिट्टी से बनी मूर्ति आपको यहाँ मिली है और हाथी दांत के मनके भी मिले हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो है ये आपका दिल्ली हो गया। हस्तिनापुर जो है ये आपका आज का दिल्ली है। तो इसमें ऐतिहासिक घटनाएं जो है इससे संबंधित कुछ विषय मिले हैं। वो है जंगली गन्ना और चावल आपको प्राप्त हुए हैं। कांच की चूड़ियां भी यहाँ पर पाई गई हैं। और जनखेड़ा, अगला है आपका जनखेड़ा। जनखेड़ा जो है इस स्थल पर, इस प्रांत में पाया गया है आपका लोहे का हंसिया और कुदाल। कुदाल यानी जो जमीन को खोदने के लिए काम आती है। और तांबे की चूड़ियां भी यहाँ पाई गई है दोस्तों। कोलदीवा जो है यहाँ केवल चावल के आपको अवशेष मिले हैं। कोलदीवा में आपको चावल के अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं। तो कोलदीवा को याद रखना है, यहाँ केवल चावल के अवशेष ही मिले हैं। और अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में जो है ये आपका कपड़े की छपाई के अवशेष अतरंजी खेड़े में मिले हैं। कपड़े की छपाई जो है ये आपको अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। और कुछ दूसरे नए विषय हैं यहाँ बीच में जो कि एडवर्टाइज की तरह है। ये देखते हैं जो कि रचयिता और उनका उनकी रचना यानी लेखन विषय। तो देखिए मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त ने लिखी है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त ने लिखी है। और कलहण ने राज तरंगिणी लिखी है जो कि कश्मीर का चरित्र इसमें पाया जाता है। कश्मीर का चरित्र। अष्टाध्यायी ये पाणिनि ने लिखा है। और इस अष्टाध्यायी में आपको संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण मिलता है। संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ जो है ये आपका अष्टाध्यायी है। और इसके बाद है हर्षचरित। ये है आपका हर्षचरित, हर्षवर्धन के बारे में जो बाण भट्ट ने लिखा है। और रघुवंशम ये कालिदास ने लिखा है। अर्थशास्त्र जो रचना है ये कौटिल्य या विष्णु शर्मा या चाणक्य की रचना है। कौटिल्य के और भी नाम है विष्णु शर्मा और चाणक्य। और विक्रमांक देवचरित्र ये बिलहन ने लिखा है। विक्रमांक देवचरित। और है पृथ्वीराज रासो ये चंदबारदाई ने लिखा है जो कि पृथ्वीराज के गजनवी और मोहम्मद गोरी के ऊपर पाए गए विजयों के बारे में पृथ्वीराज की कथा है। और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की रचना है। ऐतिहासिक स्थल जो है यहाँ आपको दिए गए हैं कुछ ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। इसमें बुर्ज होम इससे पहले भी मैंने बताया था जहाँ कुछ अवशेष मिले हों। और यहाँ थोड़ा सा भाग बचा कुचा इस साइड में आ गया है, देखते हैं।
बुर्ज-होम जो है, ये आपका कश्मीर में है और इस बुर्ज-होम में नवपाषाण काल के गर्तावास का गर्तावास मिला है और यहाँ कुछ अवशेष भी मिले हैं। नेवासा, नेवासा जो है, ये आपका महाराष्ट्र में रहता है प्रांत। यह प्रांत महाराष्ट्र में स्थित है और यह अहमदनगर जिले में है। चिरांद, चिरांद ये चिरांद जो है आपका बिहार के छपरा छपरा जिले में है और इस चिरांद में आपको हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है, यहाँ बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित एक शहर है और इस शहर के आसपास कृषि के अवशेष मिले हैं, जहाँ कृषि की गई हो। जो प्राचीन भारत में मेहरगढ़ हिस्सा था, आजकल बलूचिस्तान में स्थित है। और कृषि के अवशेष, सबसे पहले खेती किया गया प्रांत यहाँ आपको मिलता है। या फिर दूसरा देखते हैं, संगनकल्लू, ये बेल्लारी कर्नाटक प्रांत में है। संगनकल्लू ये बेल्लारी कर्नाटक प्रांत में है और इसी कर्नाटक से संबंधित आपको एक और प्रश्न मिल जाता है सीटेट में, जो कि रानी चेन्नम्मा किट्टूर का विद्रोह किया था। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति किट्टूर में लड़ाई की थी, जो थी रानी चेन्नम्मा, और उनका राज्य था किट्टूर। वो कर्नाटक में ही वह राज्य स्थित है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आदमगढ़, आदमगढ़ जो है, ये राजस्थान में स्थित है और पशु पोषण के बारे में यहाँ अवशेष मिले हैं, जो कि भेड़, बकरी और भैंस के अवशेष मिले हैं। इससे जान सकते हैं हम कि आरंभिक मानव ने यहाँ पर भेड़ बकरियों का पालन पोषण भी किया था। और ऐतिहासिक अध्ययन और विषय, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, उस शास्त्र का नाम क्या है और किस विषय पर यहाँ अध्ययन की सूचना मिलती है। जैसे अभिलेख होते हैं आपके स्क्रिप्ट, यानी जो पत्थरों पर या ताड़ पत्रों पर जिन पर भी लेखा जोखा होता है, इन्हें अभिलेख कहा जाता है। और ऐसी चीजें जो पत्थरों पर लिखी हो या खुदाई करके छापी हो पत्थरों पर, ये, और या अभिलेख जो होते हैं, अभिलेखों का अध्ययन आपका एपिग्राफी होता है। सिक्के जो होते हैं, सिक्कों का अध्ययन आपका न्यूमिस्मेटिक्स होता है, न्यूमिस्मेटिक होता है। और पुरावस्तुओं का अध्ययन जो होता है, ये आर्कियोलॉजी होता है। पुरावस्तु का अध्ययन आपका आर्कियोलॉजी कहलाता है। और हाँ, यहाँ मैंने पिपिया लिख दिया है, ये आपका पिपिया नहीं है, ये आपका लिपियाँ है। तो लिपियाँ, लिपियाँ और लेखन, जैसे कौन सी लिपि कैसे लिखी जाती है और क्या क्या उसमें आता है। तो देखते हैं, जो कि देवनागरी लिपि है, एससीईआरटी का थोड़ा सा निचोड़ है ये, कि जो देवनागरी की लिपि है, ये इसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी के अक्षर आते हैं, लेकिन देवनागरी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, यह समवर्ती होता है। और पांडुलिपि, पांडुलिपि देखिए, ये बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी, जो कि बुर्ज वृक्ष आज के हिमालय प्रांत में कश्मीर में पाए जाते हैं। और इसके उपरांत ये ताड़ पत्रों पर भी लिखी जाती हैं। इसे हम पांडुलिपि कहते हैं, जो
देवालयों में या आपके म्यूजियम जैसे स्थानों पर आज भी आपको ताड़पत्रों में देखने को मिल जाती हैं। और ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि जो है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जिसने पढ़ा है उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप उनका नाम है, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा उनका नाम जेम्स प्रिंसेप है। और देखते हैं आगे अभिलेख और जानकारी। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख हैं, इस हाथी गुम्फा अभिलेख के इस हाथी गुम्फा अभिलेख के जो है रचयिता यानी जिन्होंने बनवाया है वे खारवेल कलिंग राज्य के राजा थे। खारवेल उन्होंने हाथी गुम्फा जो है अभिलेख बनाया था। और नासिक का अभिलेख जो है ये गौतमी बालश्री ने बनवाया था। और भीतरी स्तंभ लेख अभिलेख जो है ये स्कंद गुप्त ने बनाया था, स्कंद गुप्त ने बनाया था। और आयहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशी द्वितीय यानी चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने अपने विजयों के कारण बनाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्को पोलो, देखिए मार्को पोलो जो है ये आपके 13वीं शताब्दी के एक यात्री थे जो वेनिस से जर्मनी से भारत को आए थे। और मार्को पोलो जो है ये काकतीय राज्य में भी घूम फिर कर गए हैं, जो कि रुद्रमा देवी के काल में ये काकतीय साम्राज्य में आए थे। और पुरातत्व विषय और जानकारी देखते हैं, पुरातत्व विषयों के बारे में जो कि क्या बताते हैं। सो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगासकोई में मिलते हैं, जो कि एशिया माइनर में है। और आपको इसमें प्रमाण मिलता है कि देवता मित्र वरुण, इंद्र, नासत्य यानी अश्विनी कुमार आदि के नाम मिलते हैं। यहीं पर उनका नाम छपा हुआ है, इन लोगों का जो देवता मित्र हैं या देवता मित्रगण है। सो आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। सो ये जो हाथी गुम्फा है इससे पहले मैंने बताया कि खारवेल कलिंग के महाराज ने खारवेल ने इसे बनाया था। और याद रखिए प्राचीन के सिक्कों के नाम, इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता था। और इसी को साहित्य में करसापाण भी कहा गया है। और रोमन सिक्के जो है ये आर्किमेडो पुदुचेरी के पास पाए गए हैं, प्राप्त हुए हैं। आप देखते हैं छोटी सी बात, देखिए छोटा विषय जैसे बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। तो देखिए हुआनसांग, हुआनसांग जो है ये आपके चीनी यात्री हैं। हुआनसांग ये चीनी यात्री है। और चीनी यात्रियों ने जो भी कुछ पहले बिजनेस किया था, व्यापार किया था, इस बिजनेस में वे लोग रेशम का बिजनेस करते थे। तो रेशम बेचकर जिस मार्ग से गुजरते थे और जिस मार्ग से भारत को आते थे उस मार्ग को सिल्क रूट भी कहा जाता था। उसके उपरांत देखते हैं तो ये हुआनसांग जो थे ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। ये हर्षवर्धन के काल में आए थे और इनका वंश जो था ये पुष्यभूति वंश था। सो
आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये जो हुयान थे, नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार में पढ़ाई करने के लिए आए थे। नालंदा जिला में, बिहार में, उसी प्रांत में नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। और ये मुख्य उद्देश्य था इनका कि बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ में ले जाना। इसीलिए वे भारत आए और अध्ययन भी किया। और हुयान सांग का जो है ग्रंथ, वो सीयू की ग्रंथ है इनका। इनका ग्रंथ है सीयू की। इसके बाद अल्बेरुनी का समाचार देखते हैं। इससे पहले छोटा सा यहाँ एक विषय दिया हुआ है जो कि सिल्क रूट का है। और जो चाइनीज यहाँ भारत में आते थे, उस रूट को जब हम सिल्क रूट कहते थे, तो फिर उस सिल्क रूट को कुषाण वंशी कनिष्क राजा ने बंद कर दिया था। उसे बंद कर दिया था, यानी सिल्क बेचने वालों को, रेशम के व्यापारियों को फिर चीन से भारत नहीं आने दिया। तो देखते हैं आल बरूनी का जो स्रोत है, ये कैसे आए भारत को। तो इनके भारत आने का स्रोत था मोहम्मद गजनवी के साथ आना हुआ इनका भारत। और इनकी लेखन भाषा थी अरबी। ये अरबी के बड़े विद्वान थे और इतिहासकार थे। तो इनका लेखा जोखा जो था, इन्होंने जो कुछ लिखा था, वो है किताब उल हिंद। वो है किताब उल हिंद, या तारीख ए हिंद जो है, इन्होंने अरबी में लिखा था, जो कि भारत का इतिहास कहलाता है। भारत का इतिहास। सो इसके बाद आए हैं आपके तारानाथ। तारानाथ जो है, ये तिब्बत से हमारे देश को आए हैं। तिब्बत से हमारे देश को आए हैं। और इसी तिब्बत से तारानाथ आया था। तो तारानाथ और तिब्बत के हिसाब से हमें एक ध्यान रखना चाहिए। इनकी रचना जो थी कंग्योर और तंग्योर। लेकिन इसके साथ हमें एक छोटा सा पॉइंट याद आता है, जो है कि भारत के लद्दाख की बात है। तो लद्दाख जो है, इस लद्दाख प्रांत को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत के पास है जो कि, और चाइना का बॉर्डर है लद्दाख। तो इस लद्दाख को हम छोटा तिब्बत, स्मॉल तिब्बत कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक नागपुर है और एक छोटा नागपुर। तो आरण्यक के बारे में बताते हैं। वेदों के बाद आपके वेदांत यानी उपनिषद आते हैं। वो वेद 4 होते हैं, उपवेद और भी 4, और 108 आपके वेदांत होते हैं। इसके उपरांत होते हैं आपके आरण्यक, जो कि 7 होते हैं। आरण्यक 7 होते हैं। इसमें पहला हो गया आपका ऐतरेय आरण्यक, और दूसरा हो गया आपका तलवकार आरण्यक। और डाइमोकस डाइमोकस जो है, डाइमोकस आए थे भारत को सीरिया नरेश के एक राजदूत बनकर, जो कि सीरिया नरेश थे अंतियोकस, और अंतियोकस के ये बनकर आए थे राजदूत। बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। और इन्होंने बिंदुसार के, यानी मौर्य राज्य का, साम्राज्य का अध्ययन किया, और कुछ लेखा जोखा भी रखा, जिससे आज भी हमें इतिहास पढ़ने को मिलता है। टॉलमी टॉलमी जो है, ये दूसरी शताब्दी का वैज्ञानिक था। भारत भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखा था। इतना ही नहीं, बल्कि
प्लिनी भी भारत को आए थे, जो प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी के लेखक थे, जिनकी रचना थी नेचुरल हिस्ट्री। और जो है ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो एक बहुत ही भारी रचना मिलती है, जो हिंद महासागर के किनारे मिली है। और एक ऐसा यात्री, अंग्रेजी यात्री था, जो कि किस देश का है और कहाँ का है कुछ पता ही नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वह हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, जो हिंद महासागर के किनारे इस डायरी को छोड़ गया था। और इसी डायरी में सब अध्ययन यहाँ हमको मिल जाता है भारत के इतिहास का। इस पुस्तक के रचनाकार का पता ही नहीं चला। यह 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, जो अभी-अभी हमने बताया, द एरिथ्रियन पेरिप्लस, द डायरी ऑफ पेरिप्लस एरिथ्रियन सी कहते हैं उसे, या फिर द पेरिप्लस बुक ऑफ एरिथ्रियन सी भी कहा जाता है। सो आगे देखते हैं सामाजिक अध्ययन का दूसरा हिस्सा, जो कि है आपका अनुच्छेद 368। अब इसमें थोड़ा सा राजनीतिक है। तो अनुच्छेद 368 जो है, ये आपके संविधान में अफ्रीका से लिया गया है, जिसमें संशोधन का विवरण मिलता है कि संविधान का भी संशोधन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 17 जो है, ये आपका अस्पृश्यता के निर्मूलन के बारे में है, अस्पृश्यता के अपोजिट में है। अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जाता इसके अनुसार। 22 नंबर अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 22 नंबर में आपको मिलता है किसी की गिरफ्तारी का, किसी को गिरफ्तार करने के उपरांत 24 घंटे के अंदर उसे अ, उसी गुनहगार को न्यायालय में ले जाना है और उसकी गुनाह साबित करना है या फिर छोड़ देना है। तो इसके तहत पूछने का अधिकार गुनहगार को मिलता है कि मैंने क्या गुनाह किया है। तो भारतीय दर्शन देखते हैं। थोड़ा सा अब इतिहास की बात आ गई। और तो भारत के जो है दर्शन, ये आपको मिल जाते हैं। दर्शन यानी फिलॉसफी, तो भारत में लिखी गई फिलॉसफी आपको 6 फिलॉसफी मिलती हैं, जो कि न्याय है, वो गौतम ऋषि ने लिखा है न्याय शास्त्र। और वैशेषिक वैशेषिक दर्शन जो है, ये कणाद ऋषि का है। और सांख्य जो है, ये कपिल महर्षि का है। तो दोस्तों, इसमें आपको पूछा जाता है कि कौन सी थियरी से कौन सा विषय का मेल होता है, ये जोड़िए। किस रचना से किस लेखक का मेल है, जोड़िए, ऐसा पूछा जाता है। तो न्याय जो है गौतम ऋषि का है, और वैशेषिक आपका कणाद ऋषि का है, और सांख्य कपिल महर्षि, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा, ये आपका हो गया बादरायण का। सो इतना काफी है आज के लिए। आगे लेकर आएंगे हम आज और कुछ अच्छे वीडियोस, जो कि हम खुद ही पढ़ लिख कर बना रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद हमारा वीडियो खुशी से सुनने के लिए। थैंक यू।